हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का दीप राज सर के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे और फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे और हम लोग पार्ट 7 पे पहुंच गए हैं। अगर आप लोग पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप जरूर जाकर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के खंड 4 पर पहुंच गए हैं। खंड 4 में मैं बताया था कि खंड 4 में मैं पहले ही आप लोग को बताया था कि महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा किया जाएगा, कि मतलब कि जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो फ्रांस की क्रांति में पुरुष का तो योगदान था ही, लेकिन पुरुष के साथ साथ महिलाओं का क्या योगदान था इसके बारे में हमको चर्चा करना है। अब चूंकि एनसीईआरटी में ये बहुत डिटेल में दिया था, तो मैं इसको मतलब किताब में चूंकि डिटेल में दिया था तो मैं उसको क्या किया हूँ कि मैं उसका पॉइंट वाइज निकाल लिया हूँ और उसको फिर उसके मदद से आप लोगों को समझाऊंगा। हेडिंग वाइज करके है, जैसे कि देखिए। अब जैसे जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी तो उस दौरान महिलाओं का बदलाव लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि नई सरकार उन्हें जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएगी। अब देखिए, क्योंकि राजतंत्र चल रहा था, अब राजतंत्र से गणतंत्र की ओर आ गए। ठीक, गणतंत्र की ओर आ गए। अब जब गणतंत्र की ओर आए, राजतंत्र से गणतंत्र की ओर, तो जीवन स्तर में इन लोग को लगा कि जब गणतंत्र आएगा तो जीवन स्तर में सुधार होगी। और फिर और महिलाओं का क्या वो था कि महिलाएं सोच रही थी कि जो आर्थिक स्थिति है, अधिकांश कामकाजी महिलाएं गरीब थी, मतलब कि जो काम वो करती थी महिलाएं, वो गरीब थी। तो वो सोची कि जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी, जैसे जीविका के लिए सिलाई, धुलाई, सब्जी बेचना या फिर घरों में काम करना जैसे कार्य, और कई वेश्यावृत्ति भी करती थी। मतलब वो सोचती थी कि जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी। क्या वो सुधार हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, शिक्षा और अवसर। ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई या नौकरी प्रशिक्षण के अवसर नहीं थे। मतलब कि पुरुष को तो पढ़ने का कम से कम मौका मिल जा रहा था, मेन लोगों को कम से कम पढ़ने का मौका मिल जा रहा था, लेकिन वुमेन को पढ़ाई का मौका नहीं मिल पा रहा था। ठीक, एक सेकेंड मैं इसको सही कर देता हूँ। औरत लोगों को, मतलब जो महिलाएं थी, उनको पढ़ाई का उतना अच्छा मौका नहीं मिला था। केवल पढ़ाई उन्हीं लोगों के लिए रहती थी जो धनी होती थी, मतलब जो धनी परिवार की लड़कियां होती थी, उन्हीं को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जाता था। जैसे अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत के भी परिप्रेक्ष्य में ऐसी ही सारी नियमावली थी जैसे कि फ्रांस में हो रही थी। मतलब जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, ऐसे भारत में भी होता था कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, गणतंत्र नहीं हुआ था, तो केवल जो धनी घर की महिलाएं होती थी, उन्हीं को पढ़ने का अधिकार होता था, वो स्कूल जा पाती थी। वही हाल यहाँ पे है। ठीक, घरेलू जिम्मेदारियां क्या थी? काम करने के अलावा उन्हें घर के सारे काम जैसे खाना बनाना, पानी लाना, बच्चों की देखभाल भी करना पड़ता था। और मजदूरी में असमानता, पुरुष की तुलना में महिलाओं को कम मजदूरी मिलती थी। मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत बेकार थी। जितनी भी हम लोग हेडिंग पढ़े कि मतलब आर्थिक स्थिति देख लीजिए, शिक्षा में अवसर देख लीजिए, घरेलू जिम्मेदारी देख लीजिए, मजदूरी में असमानता देख लीजिए, हर चीज में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति पुरुष की तुलना में बहुत ही बेकार है। राजनीतिक भागीदारी की अगर बात करें तो राजनीतिक भागीदारी में अपने अधिकारों के लिए लड़ने, चर्चा करने के लिए महिलाओं ने अपने राजनीतिक क्लब, अखबार शुरू किए थे। लगभग 60 क्लब बने हुए थे। अब देखिए, क्लब के बारे में तो हम लोग जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जो सबसे प्रसिद्ध था। जैको जैकोबिन क्लब जो था जैकोबिन क्लब जो था, ये सबसे फेमस था। लेकिन महिलाओं ने भी कम से कम 60 क्लब बना के रखे थे, लेकिन वो उतना फेमस नहीं था जितना कि पुरुषों की जो जैकोबिन क्लब था। और मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ कि जैकोबिन क्लब का जो अध्यक्ष था वो कौन था, मतलब मेन लीडर जो कौन था, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बेसिकली मैं जो आपको समझाया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद देखिए कि जो फ्रांस की महिलाओं ने क्रांति के दौरान राजनीतिक अधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष किया। मतलब कि उन लोग को राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे। अब देखिए, आपके सामने प्रश्न होगा कि सर राजनीतिक अधिकार क्या होता है? राजनीतिक अधिकार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे सामाजिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, और फिर उसके बाद एक यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक अधिकार। देखिए, तीन तरीके के बेसिकली अधिकार होते हैं, मतलब कई सारे अधिकार होते हैं, लेकिन जो तीन मुख्यतः अधिकार होते हैं, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या होता है कि जो जब गणतंत्र समाज बनता है, तो जब समाज गणतंत्र बनता है तो गणतंत्र बनने में किसकी भूमिका होती है? मतलब जो नेता चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के वोट के द्वारा।
तो राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो मताधिकार होती है, मतलब कि वोट देने का अधिकार। अगर आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं है तो आप राजनीति में सक्रिय नहीं है। तो महिलाओं के साथ यही होता था, मतलब कि गणतंत्र फ्रांस बन गया था, लेकिन महिलाएं वोट नहीं देना दे पाती थी। उसी को लेके महिलाएं जो थी वो बहुत चिंतित थी, वो चाहती थी कि उनको मताधिकार का वोट मिले, अधिकार मिले, मतलब उनको वोट देने का अधिकार मिले। देखिए, मुख्य क्लब की मांगे जो थी, जैसे द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, ये जो प्रसिद्ध क्लब था, इनकी मुख्य मांग यही थी कि पुरुषों के समान मताधिकार मिले, मतलब कि वोट देने का अधिकार मिले। क्योंकि राजनीतिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है। अगर आपको वोट देने का अधिकार नहीं है तो आप किसी भी राजनीतिक राजनीतिक पद को हासिल नहीं कर सकते और ना किसी को राजनीतिक पद पे पहुंचा सकते हैं। ठीक। निराशा, महिला 1791 में संविधान से निराश थी। अब देखिए, संविधान का प्रारूप हम लोग पढ़े थे, तो जब 1791 में संविधान बना तो उसमें क्या हुआ कि उनको निष्क्रिय नागरिक मान गया। ये हम बता चुके थे कि जो सक्रिय नागरिक थे और निष्क्रिय नागरिक, तो महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में रखा गया था। और निष्क्रिय नागरिक का मतलब ही था कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। जो क्रांतिकारी सरकार थी, शुरुआती सुधार, सरकार ने कुछ अच्छे कानून लागू किए, जैसे सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य करना, पिता द्वारा जबरन शादी पर रोक लगाना, शादी को एक स्वैच्छिक समझौता बनाना, और तलाक को कानूनी तलाक को कानूनी मान्यता देना, महिलाओं को व्यावसायिक परीक्षण लेना और छोटे व्यवसाय चलाने की भी अनुमति मिली थी। मतलब जब क्रांति सरकार के शुरुआती सुधार जो थे, और उस जो शुरुआती सुधार थे उसमें दो चीजें, अब देखिए, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, और एक अभी हम लोग नेक्स्ट खंड में, पांचवें खंड में दास की स्थिति पढ़ेंगे। तो महिलाओं की स्थिति और दास की स्थिति कुछ हद तक सुधरी थी जब जैकोबिन क्लब का जो अध्यक्ष था, जब जैकोबिन क्लब के जो अध्यक्ष थे रोबेस्पियर, तो वो कुछ हद तक दासों और महिलाओं के लिए अधिकार बनाए हुए थे। हम लोग खंड 5 में दासों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक। संघर्ष जारी रहा, इन सुधारों के बावजूद भी राजनीतिक समानता के लिए संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान भी सरकार ने महिलाओं क्लब को बंद कर दिया और कई महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और फांसी दे दी। जब आतंक राज चल रहा था, आतंक राज कब चल रहा था? 1793 और 94 में, ठीक ना? ठीक, इसी समय चल रहा था। अंतिम जीत, महिलाओं का यह आंदोलन अगली सदी तक चलता रहा। अब सोचिए, 1789 से, ध्यान से देखिए, 1789 से फ्रांस की क्रांति चल रही थी, और ये क्रांति चलते चलते 1946 में कहीं जा करके किसको मताधिकार का अधिकार मिलता है? महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिलता है, मतलब वोट देने का अधिकार मिलता है। मतलब एक दशक पूरा बीत गई, एक सदी पूरी बीत गई, उसके बाद जाके उनको, एक सदी पूरी बीत गई और उनके उसके बाद जाके इनको वोट देने का अधिकार मिला। मतलब सोचिए कि महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार होता था। ठीक। एक महिला थी जिनका नाम था ओलम ओलैम्प द गूस। ये 1748 से 1793 तक ये क्रांतिकारी महिला थी। इनके बारे में कुछ बातें हैं, तो ये मैं फोटो बस दिखाने के लिए ये इमेज लगाया था। मैं यहाँ पे इसके माध्यम से समझाऊंगा। ठीक। जो ओलंप दे गूज थी, ये क्रांतिकालीन फ्रांस की एक बहुत महत्वपूर्ण एवं सक्रिय महिला थी। ये क्या थी? ये विरोध और मांगो, उन्होंने उस समय के संविधान को पुरुष के अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था, क्योंकि उनमें महिलाओं के बुनियादी मानव अधिकार से बाहर रखा गया था। मतलब केवल पुरुषों को ही अधिकार दिया गया था, और यही बस कहा जाता था कि जो महिलाएं होती हैं वो बस खाना बनाने के लिए होती हैं, वो घर संभालने के लिए होती हैं, उनको राजनीति में सक्रिय भागीदारी लेने का कोई हक नहीं है। ये सारी चीजें थी, तो इन सब चीजों के लिए वो खिलाफ थी। महिलाओं का घोषणा पत्र, इस अन्याय को दूर करने के लिए उन्होंने 1791, उन्होंने कब? 1791 में अपना महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और रानी तथा नेशनल असेंबली से इस पर कार्रवाई करने की मांग की। जिस तरीके से पुरुष अधिकार के लिए घोषणा पत्र था, उसी तरीके से ओलंप देगूज ने महिलाओं के लिए महिला घोषणा पत्र को तैयार किया था। जैकोबिन सरकार के टकराव से 1793 में उन्होंने महिलाओं को क्लबों को जबरदस्ती बंद कर दिया। ठीक। जो जैकोबिन सरकार थी की आलोचना की। सजा, इस कारण उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और तुरंत बाद उन्हें फांसी दे दी गई। क्योंकि जब आतंक राज चल रहा था, आतंक राज चल रहा था, तो उसमें कई लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक, तो उसी तरीके से इनको भी फांसी दे दी गई। बस इनकी गलती यही थी
ये महिलाओं के अधिकार के लिए क्या कर रही थी, बात कर रही थी। तो अभी जो खंड 4 में बेसिकली यही सारी चीजें थी महिलाओं से रिलेटेड, कि मतलब जो फ्रांस की क्रांति हो रही थी 1789 में, तो पुरुषों की तो भागीदारी थी ही, लेकिन महिलाओं की कितनी भागीदारी थी इसके बारे में था। तो होपफुली जितना मैं समझाया आपको समझ में आया। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।